गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक, यानी ईवीएस का मतलब ये है कि पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण के लगभग यानी कोशिश हमारी ये रहेगी, जैसे 200 क्वेश्चन हैं, इन 200 क्वेश्चन में लगभग यानी 100 क्वेश्चन तो हो ही जाए। ओके, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये नवोदय, यानी कि नवोदय का मतलब ये है कि एनवीएस, ओके, और विद्या ज्ञान। इसमें विद्या ज्ञान का जो एग्ज़ाम होगा उन दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये आज की जो यानी ये जो आज का लेक्चर है वो इतना अट्रैक्टिव है कि यानी जैसे ये जो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वहाँ से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ठीक, इम्पोर्टेंट के साथ साथ जैसा कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं तो इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या है, ये एक अट्रैक्टिव वीडियो है। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो यानी कि जो पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में हो या विश्व में कहीं पर भी हो, यहाँ फ़िलहाल अपने देश के बारे में तो भारत देश बोल दिया गया। भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाला परिवहन यानी कि जो यातायात का साधन है वो कौन सा है? वो वायुयान है, या यहाँ पे चित्र भी बना है कि ये वायुयान है। ठीक, और सीरियल भले दूसरा सवाल ये हो तो सबसे पहले मैं ये इसको करा देता हूँ और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि सड़क पार करते समय, ठीक, सड़क पार करते समय हमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो सड़क पार करते समय हमें यानी प्रयोग किसका करना चाहिए? तो फुटपाथ जो होते हैं उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का यानी उपयोग करते हैं, सड़क पार करते समय हमें किसका उपयोग कह रहा है, किसको ध्यान में रखना हुआ होता? तो अगर किसी को ध्यान यानी कि यहाँ पे अगर ये आता, सॉरी, किसका उपयोग करना चाहिए सही बना हुआ, यानी ये सिंबल भी बना हुआ है और यानी कहने मतलब ये जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग। ठीक, यानी कि सड़क पार करते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो फुटपाथ पे तो हम चलते हैं नॉर्मली एज़ यूजुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक, जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि जैसे इस फ़ोटो को मैं हटा दूँ और यहाँ पे ये एक सिंबल बना हुआ है। ठीक, जैसे आपने इसको देखा होगा, ये क्या है? ये ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर लाल है, फिर ये यहाँ पे येलो है, ये यहाँ पे ग्रीन है। तो ट्रैफिक कह रहा है लाल बत्ती किसकी ओर संकेत करती है? तो जो ऊपर वाली लाल बत्ती होती है वो रुकने का संकेत करती है। ठीक, ओके। फिर इसके बाद कह रहा है कि भारत का सबसे सस्ता परिवहन, अगर यहाँ पे सबसे सस्ते परिवहन की बात कही जाए तो सबसे जो सस्ता परिवहन होगा वो क्या है? जैसे अब जैसे बात ये कही जाए कि जैसे वायु परिवहन की बात करें यानी कि हवाई जहाज़ से अगर हम जाते हैं तो सबसे महंगा है। ठीक, सड़क परिवहन हो गया, ठीक, रेल परिवहन, इन सब में। लेकिन जो नाव वगैरह होती हैं यानी जो जल परिवहन होता है सबसे सस्ता साधन है। कौन सा है? जैसे यहाँ पे बोट बनी भी हुई है जिसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? और आप लोग जो है जितने भी बच्चे हैं वो सब कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते जाएं। अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? तो 1853 में मुंबई से जो बॉम्बे यानी कि जो मुंबई है, मुंबई से यानी ठाणे तक, ठीक, ठाणे है या थाने भी बोलते हैं, वहाँ 1853 में चली हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली हुई थी। ठीक, ओके, समझ में आया? बस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से यानी कि पढ़ना है, सुनना है और उस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अभी ये यातायात की, जैसे यानी कि जो टॉपिक है यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख सकते हैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक ये है कि परिवहन और यातायात, यानी जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे 8 टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन की एक PDF बनाई हुई है जो आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से मिल भी जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे क्या कौन से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? यातायात के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ये कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब क्या है। जो यहाँ पे यानी जो पीली बत्ती लिखी बनी हुई है, ये हर क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र जरूर बनेगा। यानी कि इससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसा मैंने सोचा है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा अगर फिगर बने हुए होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चन उनको अट्रैक्टिव लगता है, वो क्वेश्चन उनके दिमाग में जो है अच्छे से सेटअप हो जाता है, याद रहता है एक लंबे समय तक। ठीक, तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे सारे बच्चे, तो यानी कि इस वीडियो को अगर देख लेंगे ध्यान से, और जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगे तो उसे अपनी कॉपी पे क्या है लिख लीजिएगा, है ना। तो अगर चित्र बने हुए हैं, तो जैसा मैंने महसूस किया हुआ है, चित्र बने हुए होंगे तो वो क्वेश्चन बच्चों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब क्या है। तो पीली बत्ती कह रहा है कि रुकना तो होगा नहीं, यू टर्न लेना होना है, सतर्क होकर तैयार रहना। यानी कि इसका मतलब पीली बत्ती ये क्या कहती है, आप रेडी हो जाइए। ठीक, यानी कि ग्रीन सिग्नल होने वाला है, आप रेडी हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। अब यहाँ से 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन सीरियल से मिल जाएंगे आप लोगों को। पैदल यात्रियों को कह रहा है सड़क किस ओर, यानी कि सड़क के किस ओर चलना चाहिए। जो पैदल यात्रा चलते हैं, जैसे ये बंदा चल रहा है, बाईं ओर चलना है, दाईं ओर, तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड में हमें अपनी साइड के बाईं तरफ हमें पैदल चलना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एम्बुलेंस का कार्य क्या होता है। ठीक, एम्बुलेंस का कार्य क्या होता है, मरीजों को अस्पताल पहुँचाना होता है। क्या होता है, ये एम्बुलेंस बनी हुई है, तो एम्बुलेंस का काम क्या होता है, मरीजों को अस्पताल पहुँचाना होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8वां हो ही चुका, पीली बत्ती वाला हो गया था। ठीक, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे पीछे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से ऐसे क्या है स्लाइड को आगे पीछे करना होता है। बिना प्रदूषण फैलाने वाला यातायात का साधन कौन सा है। तो मोटरसाइकिल से भी जो है धुआं निकलेगा, कार से भी निकलेगा, ऑटो रिक्शा भी चलेगा, लेकिन जो साइकिल है वो एक ऐसा साधन है यानी जिसमें ना तो 1 रुपया लगना है, ना तो पेट्रोल भराना है, ना डीजल भराना है, ना सीएनजी भरानी है। लेकिन ये जो होता है, जो साइकिल है, बिना खर्च के एक ऐसा साधन है जिसमें ना तो खर्च भी नहीं लगता है, और इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11वें क्वेश्चन में ये है कि समुद्र मार्ग से भारी यातायात निर्यात करने, निर्यात हो या चाहे आयात हो, यानी निर्यात का मतलब होता है यानी कि भेजना, और आयात का मतलब होता है मंगाना। ठीक, जिसको बोलते हैं निर्यात को बोल देंगे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इंपोर्ट बोल देंगे। बात समझ में आई, इंपोर्ट। ठीक, तो कह रहा है कि किसका प्रयोग होता है, यानी कौन से यानी कि पानी के जहाज़ का यूज होता है, स्पीड बोट का यूज होता है, स्टीमर का यूज़ होता है, कि शिकारा का यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे पानी का जो कार्गो शिप होता है, पानी, ये सब बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, ये जो कार्गो होते हैं, इनसे क्या करते हैं हम, जो भारी सामान होता है उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मेट्रो मैन किसको कहते हैं, भारत में इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत में मेट्रो मैन जो है ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसको इस तरीके क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म है सीएनजी। क्या है, सीएनजी। सीएनजी का कह रहा पूरा नाम क्या है, तो इस तरीके क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कीजिएगा। सीएनजी का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, जो पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयुक्त है। जो सीएनजी है, ठीक, सीएनजी है या इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, सीएनजी में कुछ परसेंट का हो सकता है, यानी कि वेपराइजेशन हो सकता है, लेकिन सबसे कम दोनों, यानी सीएनजी और इलेक्ट्रिक, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन है तो उससे भी ईंधन कम होता है, और सीएनजी जो वाहन है, यानी जो सीएनजी से जो चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से जो चलते हैं, उनसे भी प्रदूषण ना के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को इसको देखते हैं। कह रहा है कि और क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले आप अगर चित्र को देखेंगे तो 90% आप आंसर समझ जाएंगे। ठीक,
90% आप ऑप्शन समझ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों पर परिवहन का साधन क्या होता है, जो हिल स्टेशन इस तरीके से ऐसे बने हुए हैं। अब वहाँ पे क्योंकि रोड भी नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे आना है तो इस तरीके से, यानी बेस से लेकर के हाइट तक क्या करते हैं, एक रोपवे बना देते हैं। उस रोपवे में इस तरीके से कुछ बॉक्स बने हुए होते हैं जिसमें लोग बैठ जाते हैं और जितने भी लोग होंगे और वो खींच करके ऊपर से नीचे पहुँचा दिया जाता है, ठीक, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है घोड़े, यानी घोड़े भी जाते हैं, खच्चर भी जाते हैं, ठीक, जैसे केदारनाथ वगैरह जो मंदिर हैं काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है, रोपवे और ये खच्चर, ठीक है। जो यहाँ पे मेट्रो है, मेट्रो होगा नहीं, ट्रम ये होगा नहीं, बस होगी नहीं, या तो हेलीकॉप्टर से जाया जाए या रोपवे के द्वारा जाया जाए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख किसके मतलब अंडर में आता है, तो या कौन देख रेख करता है, तो NHI, ये जो है राष्ट्रीय NHI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। एन से क्या हो गया, नेशनल, एस से हो गया हाईवे, ए से हो गया अथॉरिटी, ए से हो गया इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों की केयर करता है, देख रेख करता है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अंधेरी, अगर यहाँ पे कह रहा है अंधे मोड़ पर वाहनों को, अंधे मोड़ पर यानी कि वाहन चालकों को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो ये सिंबल है, क्या है, हार्न बजाना है। तो क्या करना चाहिए, हार्न बजा देना चाहिए। जो यानी कि कहने कहीं से मोड़ आ रहा या कहीं से एकदम से कर्व लिया गया तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करना चाहिए, चालकों को, जो ड्राइवर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हार्न बजा देना चाहिए, जिससे कि आगे जितने भी लोग हैं, यानी जो भी उधर से आ रहे होंगे उल्टा साइड से, वो उस आवाज़ को, हार्न को सुन करके ये पहचान लें कि अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई ना कोई साधन या वाहन आ रहा है, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीट बेल्ट, देखो बनी हुई है ना सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, सजावट के लिए नहीं, चालान से बचने के लिए नहीं, आराम से बैठने के लिए नहीं, दुर्घटना के समय सुरक्षा हेतु, ठीक। दुर्घटना यानी कि दुर्घटना के समय हमें कोई, यानी कि हमारे शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, जिससे कोई अगर भारी दुर्घटना अगर हो जाए तो कम से कम हमारे शरीर को क्षति कम से कम पहुंचे। यानी दुर्घटना हुई है, गाड़ियां लड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चोट तो आएगी ही, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो लोगों की जान तक जा सकती है, इसलिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि दोपहिया वाहन चलाते समय, ठीक, 1 मिनट इसको इधर लगा देते हैं। कह रहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय यानी कि क्या पहनना अनिवार्य है, तो दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए, हमें हेलमेट लगाना चाहिए, ठीक, ओके। कह रहा है केरल, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, केरल में नदियों और केरल में नदियों और लैगून को पार करने के, नदियां हैं या लैगून को पार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं, तो लकड़ी की छोटी नाव को यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, वल्लम कहते हैं या शिकारा कहते हैं। तो छोटी छोटी जो नावें होती हैं, ठीक, नदियों को पार करने के लिए, बड़े बड़े शिप की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं। कहाँ पे, खास कर किस जगह पे, केरल पे। तो किस जगह पे, ज़रा इसको भी याद रख लीजिए कि यानी कि यहाँ पे केरल की बात कही जा रही है। तो किसका यूज़ करते हैं, वल्लम, यानी इस तरह की जो नावें होती हैं जिनमें से क्या करते हैं, कपड़े लगे रहते हैं, ठीक, कपड़े लगे रहते हैं, और कपड़ों में जैसे सपोज जैसे इस तरीके का कोई कपड़ा लगाया गया, ठीक, इस तरीके से ये नाव इस तरीके से बनी हुई है। तो इसमें क्या होगा, कपड़े में क्या होगा, इस जैसे हमें आगे की दिशा में इधर जाना है, तो क्या होगा कि इधर से हवा अगर चल रही है तो ये हवा क्या करेगा, कपड़े के सहारे नाव को भी धकेलेगा, ओके। तो वल्लम होगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेल मार्ग पर सुरक्षा के लिए सिग्नल में हरी बत्ती का क्या मतलब है।
हरी बत्ती हो, चाहे यानी कि चाहे रेलवे में हरी बत्ती हो, चाहे सड़क में कोई हरी बत्ती का यानी कि ट्रैफिक का मतलब हो, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन साफ़ है यानी आगे बढ़ें। ठीक है, ओके। 21वां हो गया। 22वां कह रहा है प्यारे बच्चों कि 22वां ये कह रहा है कि 22वां ये कह रहा है कि रेगिस्तान क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। जो रेगिस्तान है तो वहाँ पे क्या है, ऊँट जो है परिवहन का, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। ऊँट क्या है, ऊँट रेगिस्तान का सबसे यानी कि सबसे बढ़िया साधन है। ठीक, ऊँट के पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, जिससे कि जो वहाँ की रेत होती है, रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ पे वो धंसते नहीं हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि जुगाड़ वाहन किस राज्य में यानी कि प्रचलित है। जो जुगाड़ है वो गुजरात में। ठीक, यानी गुजरात में जुगाड़ लोकप्रिय है, ये जो जुगाड़ साधन है। अब यहाँ पे आ गए, कह रहा है कि लद्दाख जैसे बर्फीले व दुर्गम यानी लद्दाख जैसे बर्फीले व दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रोपवे। जो ट्रॉली वाला जो अभी ये इस तरीके से आया है, यानी कि इस तरीके से ट्रॉली बनी होती है, इसमें 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, एक यानी कि इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। 25वें में कह रहा है कि एरोप्लेन। ठीक, 25वें में क्या कह रहा है, वायुयान यानी एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर ने किया हुआ था। किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया हुआ था। ठीक है, तो ये इतने 25 क्वेश्चन हो गए किसके, यातायात के। ठीक, अब इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं वो नदियों से संबंधित हैं। ठीक है, यानी हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं प्यारे बच्चों, हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। और जितने भी बच्चे यानी कि वीडियो देखें वो क्या करें कि अपना नाम डालते जाएं, और जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगा हुआ हो तो उस क्वेश्चन को ज़रा उसका सीरियल नंबर ज़रूर लिख दें, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर पूछेंगे कुछ भी तो मैं उसको क्या करूँगा, बताता चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की बात कही गई है, विश्व की नदी की बात नहीं की गई। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ओके। अगर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गंगा नदी का उद्गम क्या है। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा बन करके गंगा के नाम से निकलती है, या गंगा का स्रोत, यानी कि पूरी तरीके से जो है गंगा कहाँ से निकली हुई है। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है, गंगोत्री हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के बड़े बड़े भंडार। ठीक, बर्फ़ के बड़े बड़े भंडार, जो बड़े बड़े यानी विशालकाय, मतलब बहुत विशालकाय, जो एक बर्फ़ के टीले के रूप में होती है, ऐसा कह सकते हैं बर्फ़ के पहाड़। ठीक, ठीक समझ में आया। तो ये हिमनद है, इसको ग्लेशियर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आए 28 नंबर पे। 28वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत की प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है। यानी सबसे लंबी नदी किसकी, दक्षिण की, यानी कि जो दक्षिण की सबसे यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गोदावरी है। ठीक, समझ में आया। तो प्रायद्वीपीय भाग का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक शब्द है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब ये होता है ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ तो आप लोग हर चीज़ को ध्यान से देखते और समझते चलिएगा। अब एक यहाँ पे एक बहुत ही प्रश्न अच्छा है, वो कह रहा है भारत की यानी बृहद गंगा या दक्षिण बूढ़ी गंगा, इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। भारत की बृहद गंगा या भारत की दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, भारत की दक्षिण गंगा, जो दक्षिण की जो गंगा है वो कौन सी है, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक, समझ में आया, किसको कहते हैं, गोदावरी कहते हैं, है ना। ठीक, जैसे यहाँ पे सबसे लंबी नदी भी है दक्षिण भारत की गोदावरी। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, भारत की, पूरे भारत की। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो गोदावरी है।
और गोदावरी को और क्या बोलते हैं, गोदावरी को हम वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके आगे 30 क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे 30वें नंबर पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। जलप्रपात को क्या कहते हैं, जलप्रपात को कहते हैं वाटरफॉल बोलते हैं। तो भारत का यानी धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे, किस नदी पे बना हुआ है, वो नर्मदा नदी पे बना है। और नर्मदा कहाँ पे है, MP में है। ठीक, समझ में आया। इस क्वेश्चन में आते हैं। अब कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, तो आप इसको छोड़ करके बाकी सब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सांगपो। क्या लिखा है, यानी कि ये ऐसे पढ़ेंगे, सांगपो। ठीक, ये बिंदी है, सांगपो बोलेंगे। ओके, तो तिब्बत में यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर पे आते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है, उस डेल्टा का नाम क्या है। ठीक, गंगा, इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके, दोनों नदियाँ मिल करके जिस डेल्टे का निर्माण करती हैं, उस डेल्टा को कहते क्या हैं, तो उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक, क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। प्रसिद्ध टिहरी बांध कहाँ पे है, प्रसिद्ध टिहरी बांध, यानी कि टिहरी बांध कहाँ पे है, जो प्रसिद्ध टिहरी बांध है कहाँ पे बना हुआ है, वो भागीरथी नदी पर बना हुआ। प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ। ठीक, ओके, किस नदी पे बना हुआ, भागीरथी नदी पे बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 34वें क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा, कैसा, सबसे लंबा बांध जिसका नाम है, कहा गया हीराकुंड बांध। तो सबसे लंबा हीराकुंड बांध कहाँ पे है, वो किस नदी पर है, वो महानदी नदी पर है। कहाँ पे है, महानदी पे न है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि यानी कि कहने मतलब यहाँ पे है नदियाँ और नदियों की जो परियोजनाएं हैं, नदियाँ और उनकी परियोजनाएं, जो उनमें डैम बने हुए हैं, उनके स्रोत क्या हैं, इस यानी स्रोत का मतलब उनका उद्गम कहाँ से है, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, जितनी भी उनकी जो है यानी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर है, वो सतलज पे है। कहाँ पे है, सतलज पे है। ठीक, और फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर, जैसे कि कहने मतलब पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में, ज़्यादातर जितनी भी नदियां हैं, अगर इस तरीके से मैं बना दूं, मैं भारत का इस तरीके से कोशिश ये करूं, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहाँ से जो है गुजरात हो जाएगा इस तरीके से ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे चलते हुए इस तरीके से। तो कहने मतलब ये है कि जैसे इस तरीके से डिवाइड करें तो ये ऊपर की ओर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और इधर जितने भी हैं वो सब अरब सागर हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, इसको मैं जो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये ले लिया मैंने। ठीक, यहाँ पे ये कह रहा है पश्चिम से, यानी कि पश्चिम की ओर बहकर, पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और नर्मदा नदी में गिर जाती हैं। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी बंगाल का शोक कौन सी नदी है, जो कोसी नदी है। ठीक, कौन सी नदी, कोसी बिहार का शोक कहते हैं। ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक है। क्या है, 37 में क्या है कि बंगाल का शोक कौन सा है, तो बंगाल की शोक कौन सी है, दामोदर नदी है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक कौन सा कहा जाता है, तो बिहार का शोक अभी मैंने बताया है कि कौन सी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी है। ठीक, बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, आगे ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ताजमहल यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ताजमहल यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ओके, ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ताजमहल यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या, वहीं आसान क्वेश्चन सब जानते हैं। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यानी दिल्ली,
देखो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। और इसी गोमती नदी के नाम पे एक नगर भी है, गोमती नगर। कौन सा है? गोमती नगर। ठीक है। सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध है, वो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया हुआ है। ठीक। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। ठीक है। कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम क्या है? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कौन सा है? तो मानसरोवर झील। कौन सा है? मानसरोवर झील क्या है? सिंधु नदी का उद्गम है। ठीक, जहाँ से ये बन करके निकलती है। कावेरी नदी जल विवाद, यानी कावेरी नदी एक जल विवाद है, वो किन दो राज्यों, प्रमुख राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों के बीच में है। जो ये कावेरी नदी दोनों में है। ठीक, तो वहाँ पे क्या है? जल के समझौते पर कुछ विवाद है। कुछ जैसे कि तमिलनाडु कहता है कि उस पर मेरा अधिकार है, कर्नाटक कहता है मेरा अधिकार है, तो उसी पे क्या है? एक विवाद बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को, गंगा जी को पद्मा के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि प्रयागराज में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो कौन को जरा देख लो, गंगा, यमुना और अदृश्य का मतलब ये है जमीन के अंदर सरस्वती। तो ये नदियाँ क्या है? इनका एक मिला जुला एक संगम है जिसको हम त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस पे जो है? तो अब जरा आप, शिप्रा नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, बेतवा नदी है, तो आप एक गेस लगाइए कि कौन सा हो सकता है। ठीक। जो महाकाल मंदिर है, उज्जैन का महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर किस पे है? यानी शिप्रा, यानी क्षिप्रा नदी भी बोलते हैं, शिप्रा भी बोलते हैं, दोनों सही है। ठीक। नासिक का कुंभ मेला, नासिक का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, बृहद गंगा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारे बच्चों, बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन ये है कि नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आप लोग गेस लगाइएगा। मछली पालन से क्या नदी प्रदूषित होता है? बारिश के पानी से क्या होता है? नाव चलाने से होता है? ना, होता क्या है? नदी प्रदूषित किससे होती है? अपशिष्ट औद्योगिक पदार्थ और सीवेज, यानी जो लैट्रिन का जो जितना भी गंदा मटेरियल होता है, जो टॉयलेट का होता है, उन सब से ये जो नदी है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। ठीक, बात समझ में आई? अब यहाँ तक जैसे मैंने यहाँ पे किया 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या हो गया? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसके आगे हम लोग देखेंगे पर्वत और पहाड़। पर्वत और पहाड़ के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो 51 क्वेश्चन चल रहा है, 51 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो 51 नंबर का सवाल है उसमें कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, यानी कौन सी चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब कह रहा माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? वो है नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। ठीक, ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? वो है कंचनजंगा। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा है। ठीक, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो यानी पहाड़ियाँ हैं, हिल स्टेशन जो है, वो सबसे प्राचीन है। ठीक, सबसे प्राचीन है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम
भारतीय महिला कौन सी थी? वो थी बछेंद्री पाल। कौन सी थी? वो थी बछेंद्री पाल थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, यानी 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? तो चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव थी। नाम भले महिला यानी का पुरुष वाला रहा हो, लेकिन कौन था? संतोष यादव। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, हिमालय को उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, कि भ्रंश पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है? तो कौन सा पर्वत मानते हैं हिमालय को? हिमालय को कहते हैं वलित पर्वत, यानी फोल्ड पर्वत। ठीक, कौन सा है? वलित पर्वत मानते हैं। यानी पर्वतों में भी कई प्रकार के पर्वत हैं, यानी कि अलग अलग उनको नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार का पर्वत है ये? हिमालय वलित पर्वत है, यानी फोल्ड पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इस तरीके से जो यानी बना हुआ है, तो पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट को कैसे देखेंगे? जैसे भारत को अगर हम देखें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, 1 मिनट, ठीक, मैप में दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे इस तरीके से हमने क्या किया, ये इस तरीके से बनाया, ये यहाँ पे गुजरात वाला पोर्शन इस तरीके से ये चला गया, और फिर इस तरीके से ये यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी वगैरह हो गया, यहाँ पे हो गया म्यांमार हो गया, इस तरीके से अरुणाचल। तो यहाँ पे ये 2 घाट हैं, एक ये घाट है, एक ये घाट है। इधर ये वाले जो घाट हैं, इधर वाले क्या हैं? पूर्वी घाट हैं, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट, ठीक, की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। ठीक, कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, इधर आते हैं। कह रहा है नीलगिरी पर्वत। ठीक, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे, यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा भी बोलते हैं, दोदा बेटा भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो बेटा नाम से समझ जाना। अरावली की कह रहा है कि अरावली ये जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? जो अरावली की है, तो यहाँ पे जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यानी माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू। ठीक, ओके, आगे इधर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत, जैसा चित्र में देख लो, सबसे बढ़िया चित्र में देख लो, समझ में आ जाएगा। एक ये सिलेंडर है, कह रहा है पर्वतारोहण के समय शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होने लगती है? अधिक ठंड से, ना पानी कमी से, ना थकान की वजह से, ना ऊंचाई पर जो वायुदाब होता है, ऑक्सीजन क्या होती है? वायुदाब, यानी ऑक्सीजन कम होने लगती है। ठीक, जो ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 पे कह रहा है कि पर्वतारोहण जो होते हैं, जो यानी कि पर्वतों पे जो चढ़ते हैं, द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जूतों में कीले क्यों लगे रहते हैं? अब जरा इसको देखो, डिजाइन के लिए, ना आवाज़ के लिए, ना वजन बढ़ाने के लिए, ना बर्फ़ पर फिसलन को नहीं, एक ग्रिप बनी रहे। ठीक, एक पकड़ बनी रहे बर्फ़ में, इसलिए उनके जो जूते होते हैं लोहे की नहीं होती। ठीक, लेकिन यहाँ पे कीले लगी होती, वो एक हार्ड जो फाइबर होता है वो लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सतपुड़ा। ठीक, कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जो सतपुड़ा है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला किस राज्य में है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, पर्वतों पर की जाने वाली खेती, कह रहा जो की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती को क्या बोलते हैं? अब जरा देखो, कंटूर सोपानी, झूम कृषि, मिश्रित कृषि, व्यावसायिक कृषि। तो आप लोग जरा इसको सोच के बताएं। तो यहाँ पे क्या है? सोपानी कृषि, यानी जो कंटूर कृषि होती है वो पहाड़ी इलाकों में पर्वतों पे की जाने वाली खेती है। अब यहाँ पे एक बना हुआ है कि पर्वतारोहण यानी संस्थान क्या है? ठीक, ओके, भारत में कहाँ पे स्थित है पर्वतारोहण संस्थान? भारत में उत्तरकाशी, यानी कि जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, इधर आते हैं। कह रहा है कि कृत्रिम, ठीक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी?
तो पहली दिव्यांग महिला कौन सी थी, जरा आप लोग देख के बताएं। तो जो अरुणिमा सिन्हा हैं वो यानी कि उनका एक पैर यानी कि आर्टिफिशियल पैर लगा करके, जैसे हम लोग नेचुरल पैर होते हैं वो नहीं, यानी कहने मतलब उनके पैर यानी कि कट गए। ठीक, इस तरीके से उनके पैर कट गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यानी कृत्रिम पैर लगाए और फिर उसके बाद चढ़ गई। ठीक, उसको जीता, यानी कि एवरेस्ट पर जो है चढ़ गई उसकी चोटी पर। तो कौन थी, अरुणिमा सिन्हा जी थी। ठीक, पहाड़ों पर चढ़ते समय शरीर का झुकाव आगे की ओर क्यों होता है, यानी कि इस तरीके से आदमी क्यों झुक जाता है। नेचुरली रोड पर चढ़ते समय एकदम सीधा होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, क्यों, दाएं झुककर, पीछे क्यों झुककर, सीधे यानी आगे की ओर 90 डिग्री। जरा इसको आप लोग सोच के बताइएगा। तो यहाँ पे क्या है, आगे की ओर 90 डिग्री, यानी आगे की ओर क्या करता है, 90 डिग्री बना करके, आगे की तरफ 90 डिग्री बना करके, ऐसे ये 90 डिग्री इस तरीके से बनता है उसका। ठीक, झुकाव जो होता है। गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो गारो है, खासी है और जयंतिया है, वो कहाँ पे है, मेघालय में है। यानी मेघालय मतलब क्या है, मेघालय। तो मेघालय मतलब क्या है, राज्य है, वहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ 3 यानी कि त्रिकुट टाइप की बनी हुई हैं ये पहाड़ियाँ, यानी जो इनकी जो चोटियाँ हैं, यानी जो इनकी मिश्रित, इनको बहनें भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी कि बहनें मतलब साथ साथ। हिमालय की सबसे दक्षिण व बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है, यानी हिमालय की सबसे दक्षिणी और बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं, तो बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, भारत की यानी कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी और दक्षिणी श्रेणी क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जो होती है, लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो पर्वत जो होता है खसकते हैं, टूटते फूटते हैं। जैसे ज़मीन में यहाँ पे समतली में क्या होता है, ज़मीन मिट्टी धंस जाती है, मिट्टी फट जाती है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है। यानी लैंडस्लाइड का मतलब वहाँ पे पहाड़ टूटते हैं, बिखरते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए, वनों की अंधाधुंध कटाई और अत्यधिक वर्षा। जब ज़्यादा वर्षा यानी अंधाधुंध जब वनों की कटाई होगी तो जो मानसून होगा वो असंतुलित हो जाएगा। जब असंतुलित हो जाएगा तो यानी कि कब किस समय कहाँ पे भीषण बारिश हो जाए, वहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन इसको बोलते हैं। ठीक, बैरन द्वीप बोलते हैं। ओके, आगे प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली, तो क्या है, फूलों घाटी क्या है, फूलों घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे पर्वतों से निकलने वाली जलधाराएं मिलकर क्या बनाती हैं, पर्वतों से निकलने वाली जलधाराएं क्या बनाती हैं, नदियाँ झरने बनाती हैं कि रेगिस्तान बनाते हैं, समुद्र तट बनाते हैं, दलदल बनाते हैं। जरा इसको आप लोग देखिए और बताइए। रेगिस्तान तो बनाएंगी नहीं, समुद्र तट तो बनाएंगी नहीं, दलदल बनाएंगी नहीं, तो जलधाराएं क्या बनाती हैं, नदियाँ और झरने बनाती हैं। ठीक है, ओके। इस तरीके से यानी कि नदियों वाले जो सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। यानी 3 चैप्टर के क्वेश्चन को हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक, देखते समय यानी लगभग 39 मिनट हो चुके हैं। ठीक, कितने मिनट हो चुके हैं, 39 मिनट हो चुके हैं। और इस 39 मिनट में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर डाले हैं, है ना। अच्छी बात, यानी कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले, हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर डाले, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कैसा है, वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है कि स्थलीय और जलीय जीव। कैसे, यानी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक,
टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जो स्थल में रहने वाले जो जीव हैं और जो जल में रहने वाले जो जीव हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वे जीव जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थलीय जीव कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि जल और थल दोनों जगह में जो रहते हैं, जल और थल जो दोनों जगह में रहते हैं उन जीवों को क्या बोलते हैं? उनको एम्फीबियंस बोलते हैं या उभयचर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब फिर कह रहा है मछली जो है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। चलो, मरने नहीं देंगे उसको, है ना। मछली श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? तो मछली श्वसन के लिए किसका? गिल्स का उपयोग करती है, यानी कि गलफड़ जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले ओके ऊँट के लिए शरीर में कौन सा अनुकूलन होता है? यानी रहने वाले शरीर कौन सा अनुकूलन होता है? पतली त्वचा नहीं, पंख नहीं, गलफड़े नहीं, तो क्या है? कुबड़ व वसा में, यानी क्या होता है? उसके फैट होता, कुबड़ की जो वसा होती उसी से क्या करता वो, यानी उसको कई दिनों तक खाना नहीं खाता तो वो क्या करता? सर्वाइव करता उसी के उस पर। फिर उस पर कह रहा है, क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलीय पौधों यानी जलकुंभी या कमल के तने कैसे होते हैं? जरा देख लो। कांटेदार होते हैं? नहीं। सख्त लकड़ी वाले होते हैं? नहीं। मजबूत ठोस होते हैं? नहीं। खोखले और स्पंजी होते हैं? बहुत ही पाइप टाइप का होता है, अगर उसको तोड़ें देखें तो उसमें क्या है? एक ट्यूब जैसी बनी हुई होती है ना। ओके, मेढक के कह रहा है कि मेढक पानी के अंदर किस अंग से सांस लेता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा मुझे तो। यानी जो मेढक है वो किस अंग से सांस लेता है? मेढक अब जैसे यहाँ पे गलफड़े तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, फेफड़े भी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो अपनी स्किन से ही क्या करता है? एयर को खींच लेता है, सांस ले लेता है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आप लोगों को अजीब लगे थोड़ा सा। विश्व का सबसे बड़ा मैमल्स क्या है? स्तनधारी कौन है? तो कौन सी है? शार्क है नहीं, ठीक, हाथी है नहीं, डॉल्फिन है नहीं, ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मैमल्स है। वो अपने बच्चों, मैमल्स का मतलब वो होता है ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक, और अंडे न दे करके बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे डायरेक्ट पैदा करते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी मैमल्स नहीं है ना। पैगविन कह रहा है, इस तरीके से बना हुआ है। पैगविन पक्षी किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो पैगविन है, पैगविन किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो अंटार्कटिका होता है उसके जो बर्फ़, यानी कि बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पैगविन पक्षी पाया जाता है। ठीक है, जो खड़े खड़े चलता है। कैक्टस, नागफनी बोल सकते हैं, ये जैसे चित्र बना हुआ है, ये कैक्टस है ना। तो कैक्टस कह रहा है, कैक्टस नागफनी जैसे मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटों में। किस लिए? जड़ों में तो होंगी नहीं, फूलों में नहीं, फलों में नहीं, किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल, जो पत्तियां होती हैं वही यानी कांटे बन जाती हैं बाद में। पेड़ों में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जलीय तो कहेंगे नहीं, उभयचर कहेंगे नहीं। उभयचर का मतलब होता है ज़मीन में और जल में, ठीक, ज़मीन में और जल में, जो यानी कि कहने एर्बोरियल, ठीक, यानी कि शाखाई जो वृक्ष, यानी ये बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? हड्डियां कैसी होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं? ठोस भारी होंगी नहीं, लचीली भारी होंगी नहीं, लोहे जैसी होंगी नहीं, खोखली और वायुयुक्त, पाइप टाइप की होती हैं उनकी हड्डियां। कैसी होती है? पाइप टाइप की। ध्रुवी भालू यानी कि पोलर बियर को ठंड से बचाने के लिए त्वचा के नीचे क्या होता है? पंख होते हैं? नहीं। हवा होती है? नहीं। पानी होता है? नहीं। वसा की मोटी जो होती है, ब्लबर बने हुए होते हैं, मोटी परत होती है ना। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कीटाहारी, जो यानी कीटाहारी मतलब है जो कीट खाते हैं, ठीक, पिचर प्लांट्स, जिसको हम लोग नेफेंथीस भी बोलते हैं, ये भी बोला जाता है, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या करता है? तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, मिट्टी खाएगा नहीं, केवल पानी पीने, कीड़े मकोड़ों का क्या करता है? शिकार करता है। क्या करता है? कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ठीक है,
जलीय पारितंत्र में प्रथम उत्पादक कौन होते हैं? यानी जो जलीय पारितंत्र होता है, यानी जो वाटर इकोसिस्टम होता है, उसका प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होगा? प्राथमिक उत्पादक होगा जलीय पौधे। ठीक, बड़ी मछलियाँ होंगी नहीं, बगुला होगा नहीं, मेढक होगा नहीं, तो ये कौन है कि ये यानी उत्पादक की बात कही गई है, यानी प्रोड्यूस करने वाले। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। सांप किस वर्ग का प्राणी है? किस वर्ग का प्राणी है? यानी सांप कैसा है? सरीसृप। सरीसृप का मतलब रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले। ठीक, इस तरीके से। फिर कह रहा है कि गिलहरी के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, वह उन्हें घिसने के लिए क्या करती है? तो मिट्टी खाती, नहीं दौड़ती है, नहीं पानी पीती, चीज़ों को कुतरती रहती है गिलहरी। कुतरने से क्या होता है? वो आगे के दांत कैसे होते हैं? वो एक्टिव रहते हैं, वो घिसते रहते हैं। अगर कुतरना जिस दिन बंद कर दे, भूख से हमेशा खाने के लिए नहीं कुतरती कि हर चीज़ को काट दे रही गिलहरी, जो गिलहरी है, ठीक, स्क्वायरल, तो क्या करती है? चीज़ों को कुतरती इसलिए रहती है जिससे कि उसके दांत एक्टिव रहें, और एक्टिव जब रहेंगे, जब कुछ न कुछ करेंगे, जैसे हम कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, उसमें धार नहीं, लेकिन उसको रगड़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगी? घिस जाएगी। ठीक, वैसे ही वो अपने दांतों क्या करती? कुछ न कुछ दांतों से किया करती, जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं। ठीक, कुछ न कुछ एक्टिविटी वो करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 92वें क्वेश्चन में कह रहा है चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितने गुना बेहतर देख सकते हैं? बाप रे बाप, कह रहा कितने गुना बेहतर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भाई सोचो, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, कितने गुना? तो भैया हम लोगों से वो 4 गुना देख सकते हैं। अगर हम लोग 100 मीटर तक देख सकते हैं तो वो देखेंगे 400 मीटर तक, है ना इंटरेस्टिंग? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चीलबाज गिद्ध। रात में जागने वाले, देखो आ गया, उल्लू बन गया। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू को चीज़ें किस रंग में दिखाई देती हैं? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उनको ब्लैक एंड, यानी कि रंगीन नहीं दिखता है, उनको कैसा दिखता है? ब्लैक एंड वाइट दिखता है, जो पुराने समय में जो टीवियाँ थी, फ़ोटो थी। ओके। हाथी दिन में औसतन कितने घंटे सोता है? 94 क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने घंटे सोता है? बस हाथी 2 से 4 घंटे दिन में सोता है। ठीक, 95 में कह रहा स्लॉथ। ये स्लॉथ नामक जीव पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। ठीक, ये पेड़ है, इसमें ये क्या करेगा? इस तरीके से उल्टा लटका रहेगा। लटक कर दिन में कितने घंटे सो लेता है? भैया उल्टा लटक कर भी कितने घंटे सो लेता है? तो 17 घंटे तक लटका रहता है, सोया करता है ना? है ना इंटरेस्टिंग? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है कि ये उसी का ही, यानी कि उसी के घर का रहने वाला है ना इंटरेस्टिंग? रेशम का कीड़ा कैसे पहचानता है कि वो उसका आदमी है? तो उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से वो जान जाता है कि ये उसी की महक है या उसी की गंध है। आवाज़ से ना, स्पर्श से ना, देख कर ना, केवल स्मेल को देख करके, उसकी खुशबू को देख करके पहचान जाता है। ठीक, पक्षियों के कान कैसे होते हैं? तो पक्षियों के कान जो होते हैं वो, यानी कि होते ही नहीं हैं बड़े, ये नहीं होगा, क्या होगा? छिद्र जो पर से ढके रहते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ओके। 98, किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं? बाल होते हैं पर कान बाहर, कह रहा है जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर दिखते हैं, वे क्या करते हैं? सबसे बढ़िया है कि जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं, कान बाहर दिखते हैं, वे क्या करते हैं? तो वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, जरायुज होते हैं, जल में रहते हैं, तो क्या करते हैं? वो बच्चे देते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, अब अच्छा कह रहा है, यानी कान बाहर नहीं दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अंडे देते वाले। ठीक, ये अंडे अंडज हैं। उसमें जस्ट उल्टा था कि बाहर, यानी कि कान बाहर की ओर दिखते हैं। ठीक, तो ये था, इसमें बाहर की ओर नहीं दिखते हैं तो अंडे देते हैं। और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, बाघ की मूछें किस काम आती हैं? कह रहा है कि बाघ की यानी जो मूछें होती निकली रहती हैं किस काम आती हैं?
हवा में कंपन भांपने और शिकार करने ढूंढने में काम आता है। सुंदरता के लिए, दौड़ने के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, तो पहला वाला। ठीक, तो ये फ़िलहाल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आगे के जो 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, आगे के जो चैप्टर्स हैं यानी जो टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे आगे के यानी कि लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा और नाम लिखते रहिएगा अपना, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसको ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू, टेक केयर।